आपके लिए कैसे ये लड़ाई शुरू हुई सर? इतनी देर में वो पाकिस्तानियों ने जो ऊपर आकर बैठे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे। जब हमारे आदमी बिल्कुल पोस्ट के ऊपर चढ़ने लगे उसी समय हमारे ऊपर आरटी की शेलिंग शुरू हुई। जहां हम पर बैठे थे हमारे बीच में भी आकर बम गिरा। लास्ट मिला कि अभी आप उसके ऊपर सीआरपी के ऊपर अटैक करेंगे। अब वो लास्ट का ही दिन था ऑन सीआरपी पोस्ट, इन्होंने ट्रेसर जो फायर किए तो उससे आग लग गई। तो मेरे को ये लगा कि ये तो 250-300 गज के फासले पे एक एलएमजी के बर्स्ट में 4-5 आदमी मार सकता हूँ। डेल्टा कंपनी जंगल 2 कैप्चर करेगी। बड़ी ज़बरदस्त पाइपलाइन बनाई गई और जितनी पॉसिबल थी वो आर्टिलरी इसमें इस्तेमाल हुई। भगे हैं लोग वहाँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर आर्टिलरी की शेलिंग, किस कदर एमएमजी की फायरिंग और मतलब कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। हम सब जानते हैं कि 1971 की वॉर हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का एक ग्रैंड चैप्टर था। सबसे बड़े और डिसाइसिव बैटल्स ईस्टर्न थिएटर में लड़े गए जहां बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और वेस्टर्न सेक्टर में ज़्यादातर बैटल्स डिफेंसिव नेचर के थे। फिर भी एक ऐसा बैटल था जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक था। एक डिफेंसिव बटालियन को ऑर्डर दिया गया कि वो एक मैसिव फीचर नंगी टेकरी को कैप्चर करे। ये आम बात नहीं होती, और उसके बाद जो फियर्स बैटल हुई वो अपने आप में एक मिसाल है। हैरानी की बात यह है कि हमारी मिलिट्री हिस्ट्री के इस ग्लोरियस चैप्टर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कैसे 21 पंजाब के वैलियंट सोल्जर्स ने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले टास्क को अकम्प्लिश किया। और आज हमारे साथ वो ऑफिसर्स हैं जो उस वक्त यंग ऑफिसर्स होते थे और इस बैटल का हिस्सा रहे। ब्रिगेडियर परविंदर, कर्नल चतुर्वेदी और कर्नल चावला। सो इससे पहले कि हम बैटल ऑफ नंगी टेकरी को शुरू करें, याद रखिएगा, फॉर ऑल द पेट लवर्स, डू चेक आउट आवर ऐप सूफी। द आइडिया इज सिंपल, टू ब्रिंग पेट लवर्स एंड पेट पेरेंट्स टुगेदर ऑन वन कम्युनिटी, जहां आप अपने पेट्स के साथ अपनी स्टोरीज, मोमेंट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और चलते हैं बैटल ऑफ नंगी टेकरी समझने। सर जय हिंद सर। और इनफैक्ट आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है सर, जिस वजह से हमने ये चैनल शुरू किया था कि हमारे सीनियर्स जिनकी स्टोरी सर आज भी बाहर नहीं है, लोगों को नहीं पता है ऐसे गैलेंट एक्शंस, और आज हमें ये मौका मिल रहा है सर बैटल ऑफ नंगी टेकरी का डिस्कस करने के लिए, जिसके बारे में एक्चुअली मैंने भी गूगल किया सर, हार्डली देयर इज़ एनीथिंग अवेलेबल। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग सब उस बैटल में थे सर, और आप पंचकुला और अंबाला से, गुड़गांव से होकर के आए हैं सर। हमें बहुत खुशी है सर। इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। इनफैक्ट सर, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जितने भी पुराने वेटरन्स हैं उनको हम पूरे भारत में या कहीं दूसरे देशों में भी हैं सर, तो ढूंढ कर यहाँ तक ला सकें। बिकॉज उस समय सर सोशल मीडिया नहीं था, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की जनरेशन को पता ही नहीं है सर, कि इस तरह की लड़ाइयाँ भी लड़ी गई या हमारी फ़ौज ने कितनी मुश्किलात झेल कर उन लड़ाइयों को जीता। तो सर थैंक यू कि आप लोग सभी हमारी रिक्वेस्ट पे आ पाए सर यहाँ। आमतौर पर पुंछ की बैटल को केवल डिफेंसिव ऑपरेशन के तौर पर ही देखा और माना जाता है, और हर लड़ाई में 47 में, 48 में, 65 में और 71 में वहाँ घमासान लड़ाई हुई, और मोस्टली डिफेंसिव। केवल एक सक्सेसफुल ऑपरेशन, ऑफेंसिव ऑपरेशन
हमारी फॉर्मेशन का था, जो कि 21 पंजाब द्वारा किया गया था, और वो था कैप्चर ऑफ नंगी टेकरी कॉम्प्लेक्स। इसे पाकिस्तानी खाकी टेकरी कहते थे, और ये एरिया जो है ये पुंछ नदी के साउथ में सर एक एन्क्लेव की तरह है, और हमेशा से डोमिनेट करता था हमारे आधे इलाकों को। पुंछ की डिफेंसिव बैटल थोड़ी स्टेबलाइज हुई, तो हमारी यूनिट को इस एरिया को कैप्चर करने का हुक्म मिला, जो कि बखूबी, बड़ी हिम्मत और तेज़ी से, डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से 10 और 11 दिसंबर की रात को ये पूरा किया गया। इस ऑपरेशन के बारे में ज़रूरी चीज़ ये है कि इसने जो इनकी मेन रोड थी हज़ीरा से जरंडी की, उसको इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। इसके साथ कुछ एलाइड ऑपरेशंस हुए, जिसमें 9 पैरा कमांडो का मंधोल का रेड, सर और उसके अलावा कुछ और ऑपरेशन भी किए गए, जिनका असर पूरी लड़ाई के ऊपर पड़ा। तकरीबन नटशल के अंदर ये हमारी पुंछ की नंगी टेकरी की बैटल है। सर इसको पूरा एक बार डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से हालात क्या थे सर ग्राउंड पर, किस तरह से शुरुआत हुई, एंड सर 21 पंजाब का इस पूरी लड़ाई में क्या रोल रहा सर, कितना बड़ा योगदान था। तो 71 की लड़ाई पर आते हैं सर कि जब 1971 की वॉर शुरू हुई तब आपकी यूनिट सर उसी लोकेशन पर थी या कहीं बाहर से इंडक्ट करी गई? हमारी बटालियन मऊ में थी। मार्च 71 को हमें मऊ से रिलीव हुई, और उसके बाद हमने ये एरिया जलास, जिसे बटालियन डिफेंडेड एरिया जलास कहते हैं, ये ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद लड़ाई ख़त्म होने तक तकरीबन हम इसी इलाके में रहे। आप लोग क्या क्या अपॉइंटमेंट में थे और आपके लिए कैसे ये लड़ाई शुरू हुई सर? जनरली जो डिफेंस में होता है उसको आप अटैक करने के लिए नहीं भेजते, जो हमारी डॉक्ट्रिन या हमारी पॉलिसीज़ जो है उसके हिसाब से। लेकिन इन दिस केस यहाँ ये हुआ इन्होंने कि जो बटालियन डिफेंस में बैठी हुई थी उस ही को इन्होंने अटैक करने के लिए आगे लगा दिया, और उसी दिन जिस दिन अटैक होना था उसके एक दिन पहले उसको रिलीव किया गया, विच इज़ जनरली नॉट डन। सर जी हाँ, उसके पीछे जो आइडिया था शायद मेरे ख्याल से वो ये था कि भाई आप इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हो, आपने इतनी रैकी की हुई है, आपको मालूम है कि इलाका सामने का कैसा है। दैट मस्ट बी द मेन रीज़न। आप कहाँ पर थे सर उस समय जब ये आदेश आया सर कि आपको ये अटैक करना है? जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, मऊ से जब हम लोग पुंछ में पहुँचे हैं तो जलास हमारा बेस हुआ करता था, और हम लोगों को ऊपर डिफेंसेस लेने के लिए ऑर्डर्स मिले, विच वी हैड टेकन। हमारे सामने दुश्मन का बड़ा मैसिव पोस्ट था, जिसको वो लोग खाकी टेकरी बोलते थे और हम लोग उसको नंगी टेकरी बोलते थे। अच्छा, मैं उस समय कैप्टन था और मैं अल्फ़ा कंपनी में, उस ज़माने में कंपनी का 2IC कैप्टन हुआ करता था। सर तो आई वॉज कैप्टन एंड आई वॉज 2IC ऑफ अल्फ़ा कंपनी। सर सर आपके लिए कैसा हुआ सर? जब हम मऊ से पहुँचे तो उस समय मेरी 1 महीने की सर्विस थी। 1 महीने की सर्विस के बाद मैं पुंछ में पहुँचा था। आप पूरे बटालियन में यंगेस्ट होंगे सर? यंगेस्ट था। जब लड़ाई शुरू हुई तो उस समय मैं कंपनी ऑफिसर था ब्रेवो कंपनी का। ब्रेवो कंपनी लड़ाई से पहले जब हम पोस्ट पर गए हैं अप्रैल में, तो हमारे को अलग अलग पोस्टों पर भेजा गया। मेरी कंपनी हेडक्वार्टर उसमें कर्नल मेजर बेंस कंपनी कमांडर थे, वो थे 429 पे, और मेरी जो पोस्ट थी प्लाटून के साथ वो 428 पर थी।
जो कि नंगी टेकरी से तकरीबन 250-300 गज दूर है। सर ओ, तो आपसे बिल्कुल सामने था सर। सबसे नज़दीक मेरी पोस्ट थी नंगी टेकरी के। सर लड़ाई से 10 दिसंबर को हमने अटैक किया है, उससे 20 दिन पहले, तकरीबन 20 दिन पहले मेरी प्लाटून को टास्क दिया गया था कि रास्ते में जो FUP तक, यानी कि जो नंगी टेकरी के नीचे तक माइन है वो क्लियर करनी है। तो उस समय हम रोज़ रात को, मेरे साथ 2 पायनियर के, जो हमारी बटालियन में पायनियर सेक्शन होता है, उसमें एक नायक, लांस नायक शर्म सिंह होता था, वो मेरे साथ जाता था, और एक मेरी कंपनी का जवान जाता था। हम तीनों तकरीबन 15 नवंबर से हमने शुरू किया। हम रोज़ रात को 2-3 घंटे जाकर प्रॉडिंग करके जितनी उन्होंने, एनिमी ने नंगी टेकरी तक माइन लगाई थी, वो हम क्लियर करते रहे। मतलब अच्छा। मैंने प्रॉडिंग करके, यस, यस मैनुअल। सर। वहाँ पर तो सिर्फ ट्रैक ही है, कोई गाड़ी तो जा नहीं सकती थी, यस यस। सिर्फ म्यूल ट्रैक होता था वहाँ पर। सर आपने बीच में एक फॉर्मिंग अप प्लेस बोला, तो कुछ ऑडियंस में जो सिविलियन होंगे उनको पता नहीं होगा, तो मैं समझा देता हूँ कि जब अटैक के लिए जाते हैं तो एक जगह होता है, बहुत अहमियत रखता है, जहाँ पे सब जा करके फॉर्म अप होते हैं, हाँ, और उसके बाद में टाइम्ड तरीके से असॉल्ट की कार्रवाई शुरू होती है। सो वो फॉर्मिंग अप प्लेस, और वहाँ तक आपके पोस्ट से वहाँ तक के बीच का आपने सारा माइंस क्लियर किया था। क्लियर किया। FUP का मतलब ही यही है कि फॉर्मिंग अ प्लेस। जब हम लड़ाई के लिए, अटैक के लिए जाते हैं, तो जिस यूनिट में हम जहाँ पर जाकर स्टैंडर्ड लाइन में फॉर्म करते Yes, हैं, sir. उसको FUP बोलते हैं, सर फॉर्मिंग अ प्लेस। तो वहाँ पर फिर सारे एक्सटेंडेड लाइन में जाकर अटैक करते हैं दुश्मन के ऊपर। तो वहाँ तक जाकर हमने, कि हमारे एरिया से लेकर FUP तक कोई कैजुअल्टी ना हो, इस वजह से हमारे को वो टास्क मिला था, जो कि हमने तकरीबन 1 दिसंबर को क्लियर कर दिया था। और अब तक जंग शुरू हुआ नहीं था, अभी जंग शुरू नहीं हुआ था, But उससे हमारे पहले plans already हमने, थे। हाँ, पहले जगह है। एंड सर, दुश्मन का जब आपने जब ये पूरी कार्रवाई करी, और आपको दिखाई भी देता होगा क्योंकि 200-250 गज पर ही दुश्मन बैठे हुए थे, तो लगभग कितनी नफरी थी उस समय? उस समय वहाँ पर तो उनकी 2 प्लाटून स्ट्रेंथ हमारे को जो मिलता था, कि ऑलमोस्ट आधी कंपनी है वहाँ पर। सर 50-60 लोग हैं हाँ, कम से कम। 50 है जो नंगी टेकरी पर थे। सर तो वो हम, मेरे को मतलब कि वहाँ पर एग्जैक्ट आइडिया तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि दिन में तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती पोस्ट पर, वो रात को ही होती है। तो इस वजह से, मगर हमारा जो आइडिया था, रफ आइडिया, कि वो तकरीबन 50-60 आदमी हैं वहाँ पर सर नंगी टेकरी पर। सर। सर आप के लिए कैसे हुआ सर? मैं बटालियन में जब पहुंचा, मैं इंटेलिजेंस कोर्स कर रहा था। सर ख़त्म करके तो बटालियन में पहुंचा, तो बटालियन ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, और शुरू में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर IO का काम करता था, इंटेलिजेंस ऑफिसर। ऑफिसर, यस। तो उसके बाद जब तकरीबन लगने लगा कि अब लड़ाई शुरू होगी, उसके बाद मैं अल्फ़ा कंपनी में भेज दिया गया, और अल्फ़ा कंपनी की एक FDL 431 को कमांड कर रहा था, 4 डिफेंडेड लोकेलिटीज, और डिफेंडेड लोकेलिटी। और वहीं से तकरीबन एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि लड़ाई होने वाली है। उस की तैयारी के लिए वहाँ से हमारे एक्शन शुरू हो चुके थे। उसमें 2 किस्म के एक्शन बहुत अहम हैं। एक एक्शन था माइनफील्ड्स के थ्रू सेफ लेन्स बनाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अनरिकॉर्डेड, माइंस अनप्लैन्ड माइनफील्ड थी, अपनी और दुश्मन दोनों की। सर इसलिए बहुत ज़रूरी था हम कोई भी रास्ता जो लें, उसके लिए वो इलाका तकरीबन सेफ कर दिया जाए। और दूसरी चीज़, हमारी बटालियन से लिसनिंग पोस्ट जानी शुरू हुई। LP सर। लिसनिंग पोस्ट LP जानी शुरू, जो दुश्मन के पास जाकर के सुनते हैं और उनका, जो अपनी डिफेंडेड लोकेलिटी से सर जितना आगे जा जा सकते सकते हैं, हैं, सर। उसको ज़्यादातर देखना, ऑब्जर्व करना, और ये हमेशा रात का काम था। यस सर। सर उन दिनों में हम लोग बारी से LP पर जाते थे, बिकॉज एक बड़ा ये स्टेनुअस काम होता है, Yes, पूरी sir. रात तक सर वॉच करना। तो सबसे ज़्यादा जो
खतरनाक जगह थी वो थी सीआरपी पोस्ट। उसके ऊपर उस समय कैप्टन चतुर्वेदी जाते थे। सर बीच में कई बार कर्नल चावला भी गए हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट चावला। अच्छा और एक और जगह थी 431 के नीचे, जहाँ पर मैं ऑल्टरनेट डे को जाता था और कुछ बार लेफ्टिनेंट चावला वहाँ पे आए और एक नायब सूबेदार सेवाराम होते थे, वो वहाँ जाते थे। हम बारी से एलपीज पे जाया करते थे। इसी प्रकार से कई और जगह छोटी छोटी सर जगह पर लिस्निंग पोस्ट लगाई जाती लगाई। थी, ये तैयारी के तौर पर। सर जैसे ईस्टर्न फ्रंट तो काफ़ी एक्टिव था 1971 में, मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग भी चल रही थी एंड काफ़ी रिसोर्सेस उस समय वहाँ पे इन्वॉल्व थे, तो सबको आसार था कि ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई होने वाली है। इस तरफ इंडिकेशंस किस तरह के थे सर? मतलब आप लोगों को बताया गया था कि क्या हम लड़ेंगे या केवल डिफेंड करेंगे, कुछ इस तरह का संकेत था सर? देखिए और पाकिस्तान की भी आपको जो हम ऑब्जर्व करते हैं सर, दुश्मन को भी जब अपनी पोस्ट पर होते हैं कि उसकी भी तैयारी बंकर्स वो बना रहा है या और अपनी एलपी ओपी भेज रहा है या पीछे से कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो कुछ ऐसा चल रहा था सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पुंछ में शुरू से 47-48 से लेके पुंछ अपना एक ऐसा इलाका है अपने हर लड़ाई में रहा है देश सर। का कि जो हर लड़ाई में इन्वॉल्व रहा और जिसके ऊपर उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो कब्जा कर लें। सर तो जब हम लोग वहाँ गए तो ये हमको एक तरीके से बता दिया, समझा दिया गया था कि भाई हमारा बेसिकली कामयाब दो वी आर सिटिंग इन डिफेंडेड लोकेलिटी, लेकिन हमारा अल्टीमेटली हम लोगों को ये नंगी टेकरी कैप्चर करना है। ये जैसा अभी बताया ब्रिगेडियर साहब ने, नवंबर में वो जो सीआरपी पोस्ट थी, और चावला साहब ने बताया अभी कि 428 से लेके और नंगी टेकरी के बीच में सीआरपी पोस्ट थी। तो नवंबर में इन्होंने दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खबर और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए हम लोगों को खाकी कपड़े, खाकी डांगरियाँ बीएसएफ और सीआरपीएफ से मंगाई और मैं 7-8 लोगों के साथ में मुझे ये काम दिया गया कि आप सीआरपी पोस्ट पे पूरा दिन जाके रहो। सुबह अंधेरा होने के पहले चले जाते थे और शाम को वहाँ से लौट के आ जाते थे। अब इसमें एक बड़ा बड़ा फ़नी सा एक इंसिडेंट याद आ रहा है, आपको बताता हूँ मैं कि जब हम लोग वहाँ जाके बैठते थे तो पाकिस्तानियों की आदत थी कि ये हमेशा ट्रेसर फायर किया करते थे सर और इनकी जो टेकरी थी, खाकी टेकरी या नंगी टेकरी, उस पर वेजिटेशन नहीं था। हमारी तरफ जंगल और खूब घास वगैरह हुआ करती थी, तो ये ट्रेसर फायर करके हमारी साइड में आग लगा आग देते लग थे। जाती है। तो अब वो लास्ट का ही दिन था ऑन सीआरपी पोस्ट, इन्होंने ट्रेसर जो फायर किए तो उससे आग लग गई। तो आग लगने से वो आग ऊपर तक आ गई बिल्कुल। तो मेरे साथ में जो 7-8 लड़के थे उनमें एक नया रिक्रूट था, वो घबरा के खड़ा हो गया और घबरा के खड़ा हो गया, उसने अपनी वाटर बॉटल से पानी निकाल के उस आग को बुझाना शुरू कर दिया, नॉट रियलाइजिंग कि सामने 200-250 गज पे तो दुश्मन वो खड़े होकर देखते थे कि इनके यहाँ आग लगी हुई है और वो लोग आते भी रहते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे इनकी एक बड़ी फेमस सिगरेट होती है स्टॉक का, उसके ऊपर फोटो होता था, चिड़िया होती है स्टॉक, यस सर। उसका वो हम लोग लेके भी आए थे बताने को। तो ये भाई साहब जब वहाँ खड़े हो गए आग बुझाने को तो उन्होंने देख लिया। बस फिर आप ये समझ लो कि करीब अगले घंटे 2 घंटे तक इतनी गालियाँ दी हैं उन्होंने हमें, इस कदर गालियाँ दी हैं, वो मतलब कोई एडजेक्टिव छोड़ा नहीं, और सामने खड़े थे। तो मेरे को ये लगा कि ये तो 250-300 गज के फासले पे एक एलएमजी के बर्स्ट में 4-5 आदमी मार सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य कि वो पीछे से परमिशन नहीं मिली। यस एंड जनरली सर एलपी को डायरेक्शंस होते हैं कि फायर फाइट में एंगेज नहीं होना है, तो वो ठीक है, बट सिंस दे स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड फायरिंग एट अस, तो मैंने कहा यार ये सामने खड़े हैं 4 आदमी, क्या दिक्कत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे लड़ाई लग जाएगी, नहीं कुछ नहीं करना, नवंबर की बात है। यस उसके बाद में जो है वो कार्रवाई हुई, जैसा कि चावला साहब आपको बताएंगे कि वो कैसे उन लोगों ने आके उसको कैप्चर कर लिया था। एक और इंसिडेंट हुई और वो बड़ी इंडिकेटिव है। हमारे सीओ थे कर्नल ओपी भाटिया, अगस्त तक मैं आईओ था। रोज़ सुबह से ट्रिप जाती है सिचुएशन रिपोर्ट। अच्छा तो जब एक दिन कर्नल साहब सिचुएशन रिपोर्ट रिव्यू कर रहे थे, ही वॉज ए वेरी फादरली फिगर, तो इन्होंने एक लफ्ज़ कहा उस वक्त, वाक्य,
उन्होंने कहा बेटा हमें ये कैप्चर करनी होगी, उस वक्त उन्होंने कहा। अगस्त में सर? अच्छा। उससे पहले। और अब हमारी रिपोर्टिंग बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा हुई तो हमें कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा, अगर कम हुई अंडर रिपोर्टिंग वो भी गलत है। यस सर। तो जिनको जिनको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमारा क्या लाइकली टास्क है, उनको पता था। हमारे सीईओ को मालूम था, बड़ा क्लियर था। ये लफ्ज़ कर्नल भाटिया के हैं और ये तकरीबन जुलाई में उन्होंने बताया था। सर आप हर रात को जाकर के माइंस क्लियर कर रहे थे। पहली बार आप एक लेफ्टिनेंट थे सर, पहली बार जब आप गए माइन फील्ड के अंदर तो आपको कैसा लग रहा था? खैर हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, मतलब कि हमारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोई मतलब कि थोड़ा आप कह सकते हो कि हम मैं समझना चाहता हूँ कैसे नॉर्मल लग सकता है कि आप माइनफील्ड के अंदर जा रहे हैं वो भी मैनुअली प्रॉड करते हुए। मैनुअली प्रॉड करते थे, पर थोड़ा टेंशन थोड़ी तो रहती है। टेंशन तो रहती थी, क्यों हम बिल्कुल दुश्मन के नीचे बैठकर कर रहे हैं। थोड़ी टेंशन तो रहती थी। सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती थी कि कहीं हमारे को दुश्मन देखकर हमारे पर फायर ना कर दे, मगर फिर भी पार्ट ऑफ ड्यूटी थी तो हम करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20-25 गज एक दिन में कर पाते थे। अच्छा सर क्योंकि 20-25 गज से ज़्यादा नहीं होता था। हम तकरीबन 5 या 6 फीट रास्ता निकालते थे। और उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बारिशों में ये जो माइन होती हैं, ये पहाड़ों में लगी होती हैं, ये गिर जाती हैं, लुढ़क जाती है हाँ। सर। तो ड्रिफ्ट होकर वहाँ पर कोई आता जाता तो था नहीं, तो वो बहुत ड्रिफ्ट हो जाती थी। और उसी दिन जब ये हम करते रहे हैं, लड़ाई से एक दिन पहले 3 दिसंबर को हमारे एक सूबेदार का पैर उसके ऊपर आ गया था और उसके सूबेदार का पैर ब्लोन ऑफ हो गया था बिल्कुल। अच्छा वो ड्रिफ्ट होकर आई थी। सर तो ये डेंजरस काम तो था, बट थ्रिलिंग ऑल्सो। और बड़ा 2-4 दिन में के बाद हम इतने यूज टू हो गए थे। पहले 2-4 दिन थोड़ा हमारे को लगा बहुत, पर उसके बाद हम रूटीन में लगते थे। अपनी एक थर्मस चाय की बनाकर लेकर जाते थे, साथ में बिस्कुट रखते थे और वो रात को काम करके आते थे पूरा जितना भी होता है। एंड आई थिंक सर नए लेफ्टिनेंट के लिए तो ये बड़ा जोश वाला काम होता है कि मेरे को काम दिया गया है। नहीं, उसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि मैं ही फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट पर था और हमारे पास इतने ऑफिसर नहीं थे कि एक पोस्ट के ऊपर 2 ऑफिसर रखे जाए। जैसे 3 दिसंबर को मेरे एक जेसीओ का पैर उड़ गया तो लड़ाई 4 को शुरू हुई है, तो मेरे पास उस समय कोई और जेसीओ भी नहीं था और मेरी उस समय 10 महीने की सर्विस थी और मेरे पास तकरीबन 45 आदमी थे। मैं सर वही समझने के लिए कि एक होता है गुजरना, एक लाइन से गुजरना, वो तो फिर भी आसान है कि आपने वो एक साइड से पीछे पीछे वो करके आप जा रहे हैं, बट पूरे एरिया को क्लियर करना, एक लेन तो है नहीं, आपको पूरा एक लाइन आप गए, फिर दूसरा लाइन उसके बगल में आप चेक करते हुए, फिर तीसरा लाइन चेक करते हुए, चौथा, और पता नहीं जितना भी स्पेस है पूरा एरिया क्लियर, मस्ट बी हरक्यूलियन टास्क सर। हरकुलिन टास्क पर लगता था, मगर 2-3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाते थे। रात को तकरीबन हम 12 बजे वापस आ जाते थे और हमारे को तकरीबन 70-80 माइन जो हमने निकाल कर लाए थे वहाँ से। तो रास्ते से अबाउट 70-80 माइन्स हमने निकाली थी। वो निकाल कर हमने फिर बाद में आकर डिस्ट्रॉय की उनको सारी को। सर ये पूछना चाहेंगे कि जो नंगी टेकरी ऑब्जेक्टिव था उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? नंगी टेकरी उस इलाके में पाकिस्तान का सबसे ऊंचा डिफेंसिव एरिया था। वहाँ से वो काफ़ी अंदर तक नालों के साथ साथ नज़र रख सकते थे। ये नंगी टेकरी के दोनों तरफ, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी, जितना एरिया है उसको वहाँ से वो ऑब्जर्व करते। दूसरी नंगी टेकरी की इम्पोर्टेंस ये थी कि जिसके पास नंगी टेकरी है वहाँ से पुंछ नदी को डोमिनेट किया जा सकता है। सर वहाँ से ऑब्जर्वेशन से पुंछ नदी को डोमिनेट किया जा सकता है। वो इलाका हमें अपनी डिफेंडेड लोकेलिटी से बिल्कुल नज़र नहीं आता था कि इसके पीछे क्या है। सो नंगी टेकरी सामने थी और उसके पीछे पुंछ, उसके पीछे पुंछ रिवर है, पुंछ रिवर है। तो वो स्लोप है। वो इलाका हमारे लिए डेड एरिया हो जाता था। उसके पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता लगता। सर
हमें सिर्फ ये लगता था कि हज़ीरा से दवंडी को कितनी लाइट्स गई हैं या दूसरी तरफ को। सर इसके अलावा आगे की ऑब्जर्वेशन जो नंगी टेकरी ने दी वो पहले बिल्कुल नहीं थी। तो जो उसके ऊपर बैठा है सर वो उस पूरे एरिया को डोमिनेट भी कर रहा डोमिनेट है, करता है। ऑब्जर्व भी कर रहा है सर। जी, एब्सोल्युटली। सो इट वाज अभी वेरी तो वेरी इम्पोर्टेंट। सर अभी तो जो पुंछ रिवर है, नंगी टेकरी पर हमारी फोर्सेस बैठने से अभी पुंछ रिवर हम पूरी डोमिनेट कर सकते हैं। उनके जो पीछे वाली रोड है, रोड के ऊपर हमारा पूरा चेक है कि कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा हमारे को पता है। पहले हमारे को बिल्कुल कुछ कोई मूवमेंट का पता नहीं चलता था। सर तो दूसरे एक बहुत ज़रूरी बात कि जो नंगी टेकरी के ऊपर बैठा हुआ है वो वहाँ से उसको पुंछ टाउन और हमारे इलाके की सारी गतिविधियों का हरकत पता नजर लग आ रहा रही है। है ये सर। तो वो बड़े आराम से आर्टिलरी डायरेक्ट करेगा, वो उसके बाद सारी स्ट्रैप हमारे बारे में सारी जानकारी उसको मिल रही है। सर हमने उसको पकड़ लिया तो वो उनकी जानकारी ख़त्म हो गई और हमको उनके पीछे क्या हो रहा है ये मालूम पड़ा। वरना हम हमारी जो yes, sir. स्ट्रैप भेजते थे उसमें हमको किसी एक जगह पे लाइटें दिख जाती थी या खच्चर जाते दिख जाते थे। तो सर आपने आईओ किया है कि भाई वो आपने कितने देखे, बोले कि भाई 65 मील जा रहे हैं, या कि रात को कितनी लाइटें चली, इतना ही दिखाई देता था। अभी हमने उसको कैप्चर कर लिया तो हमारा कब्जा था उसके ऊपर, उस मूवमेंट को हम रोक सकते थे या उसके बारे में हमें मालूम था। और दूसरे हमारे जो पुंछ छोटा सा कस्बा जो शहर है उसके बारे में एक बड़ा भारी वो हो गया कि भाई हमने नंगी टेकरी को पकड़ लिया। बेसिकली क्या हुआ कि जो पुंछ के ऊपर डिफेंसिव बैटल की बात थी वो प्रेशर उस एक कैप्चर से प्रेशर बहुत कम हो गया, बिल्कुल सर। क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग पुंछ को बचाएंगे कि ये नंगी टेकरी को कैप्चर कर लेंगे। तो हमें जो टास्क मिला था वो वी वर लकी इनफ एंड वी वर ब्रेव कह लो या जो भी कह लो, हमने उसको पकड़ लिया। तो वो उनको बड़ा जोर का इसका झटका लगा। सर 1971 का जो वॉर था वो शुरू हुआ 3 दिसंबर को। सो जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ सर, तो आप लोग के इस एरिया में आप लोग के ऊपर क्या एक्शन हुए थे सर? वाज देयर एनीथिंग? हाँ, मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैं सबसे फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट पर था, FTL 428 पर। प्लाटून प्लस स्ट्रेंथ थी मेरे पास। तो हम रोज़ शाम को जैसे आपको बताया चतुर्वेदी साहब ने भी कि हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट और LP लगाते थे CRP पर। हमारी जो पोस्ट है 428 उसके आगे एक और हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी OP, जो यहाँ पर मार्क भी है। अच्छा वहाँ पर हमारा आदमी सुबह 3 आदमी रोज़ जाकर बैठते थे और रात को अंधेरे समय आते थे। फिर कोई ना कोई, कभी मैं कभी ये कभी कोई ऑफिसर, वो CRP पर जाते थे, रात को पूरी रात रहते थे। तो 3 दिसंबर को शाम को तकरीबन 4:30 बजे मेरे पास 3 जवान जो बैठे थे, एक हौलदार शिंगारा सिंह था, एक सिपाही पान सिंह था, एक सिपाही जगीर सिंह था। ये तीनों ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बैठे थे। तो उनमें से एक आदमी आया मेरे पास, मेरी पोस्ट पे वापस तकरीबन 100 गज पीछे आकर मेरे को बोलता है कि CRP पोस्ट के ऊपर कुछ आदमी खाकी ड्रेस में घूम रहे हैं। सरप्राइज हो गए एकदम के, खाकी आदमी ड्रेस में तो पाकिस्तानी हो सकते हैं, हमारे जाएंगे तो हमारी पोस्ट से ही होकर जाएंगे। तो मैं इमीडिएटली वहाँ पर गया। मैंने 8 आदमी काउंट किए, वहाँ पर पोस्ट के ऊपर 8 आदमी घूम रहे थे। आपने दूर से देखा सर हाँ, उसको? मेरी पोस्ट से अभी ये रात की बात है सर? एक दिन की बात है, शाम को 4:30 बजे की। सर तकरीबन 8 आदमी मैंने देखे, वो हमारे से ऊपर है पोस्ट CRP, तकरीबन 100 फुट ऊपर होगी हमारे से, सर जो हम जहाँ पर बैठे थे ऑब्जर्वेशन। और 200-250 गज आपने जो बोला 200 गज के करीब दूर था। सर। तो मैंने देखा कुछ आदमी खाकी ड्रेस में घूम रहे हैं। देख ही सकते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते। वो भी अपने ऐसे लग रहा था जैसे वो ट्रेंचेस वगैरह ठीक कर रहे हों, मोर्चा बना रहे हों, ऐसे लग रहा था। तो मैंने 10-15 मिनट ऑब्जर्व किया, देखा भी हो और कुछ इधर तो नहीं आ रहे। फिर मैंने वापस आया अपनी पोस्ट पर, अपने कंपनी कमांडर मेजर बेन साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो कहते जी वो तो पीछे रिहर्सल करने के लिए गए हुए हैं, कुछ हमारी ब्रीफिंग के लिए गए हुए हैं। फिर मैंने कोशिश की CO साहब से बात करूं, वो भी नहीं मिले। एडजुटेंट साहब भी नहीं मिले। हेड क्लर्क कहता जी वो ब्रीफिंग कर रहे हैं नीचे। तो ये जब काम चल रहा था, और उन दिनों कोई टेलीफोन तो होते नहीं थे, ना ही हमारी पोस्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के साथ कोई और लिंक था। तो रेडियो सेट्स वगैरह सर? रेडियो सेट उस समय हमारे पास पोस्टों पर सिर्फ वो एक फ़ोन होता था जो वो घुमाने वाला होता था, उसकी आवाज़ भी नहीं ठीक आती थी, 50 बार बोलते थे, वो भी एक्सचेंज के थ्रू आता था।
और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर था वो एक्सचेंज के थ्रू भी नहीं था, वो सिर्फ पैरेलल में लगाते थे, जो मेरी पोस्ट से आता था, तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने आकर मेरे को बताया, मैं उसी फ़ोन से बात करने की कोशिश करता रहा पीछे, तो किसी से बात नहीं हुई। तो तकरीबन 5:30 बज के मेरे को ये सारा काम करते हुए, इतनी देर में वो पाकिस्तानियों ने जो ऊपर आकर बैठे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर। सर ये जो पाकिस्तानी आए थे वहाँ पे वो उनका ऑब्जर्वेशन पोस्ट था या वो ऑक्यूपाइड पोस्ट नहीं था वो? ये सीआरपी पोस्ट। अनऑक्यूपाइड पोस्ट था, बट आते थे वो ये जैसे आप लोग आगे। हमारे एरिया का था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल और नंगी टेकरी के बीच में था। जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी वो सीआरपी से आगे थी। ये सीआरपी पोस्ट था सर, यहाँ ये अनऑक्यूपाइड पोस्ट जिस पे था। आप लोग एलपी के लिए जाते थे। हाँ, ये अनऑक्यूपाइड था क्योंकि उस समय के एग्रीमेंट के मुताबिक बिल्कुल हम बॉर्डर के साथ अपनी पोस्ट नहीं रख सकते थे, तो थोड़ा पीछे रखते थे। और हमारे पोस्ट पे आ गए थे ये लोग। हमारे हाँ, पोस्ट पे आ गए थे। हमारी पोस्ट पर आकर जो हम कर्नल चतुर्वेदी साहब जो हैं उस समय लेफ्टिनेंट थे, ये जाते थे, सर मैं भी जाता था, और भी अफसर जाते रहे। एक कैप्टन अजय हैं, वो भी जाते थे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर, कभी रोटेशन में जाते थे। तो उन्होंने वो आकर शाम को 4:30 बजे ऑक्यूपाई कर ली पोस्ट। तो जब उन्होंने 5:30 बजे फायरिंग की, फिर मैं एकदम भाग कर गया ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर। मैंने सोचा कि शायद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। जिटरी में हो जाता है कई बार आदमी, जी। दुश्मन को देखा अभी वो आ रहे हैं, तो मैंने ये भी सोचा कहीं वो हमारी तरफ तो नहीं आ रहे, अटैक तो नहीं कर रहे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो हमारे वालों ने भी 5-6 ब्रस्ट फायर कर दिए, उन एनिमी ने भी कर दिए। जब ये फायरिंग की आवाज़ सुनी तो बटालियन हेडक्वार्टर में भी पहुंच गई, मेरी कंपनी वाले कर भी पहुंच गई। तो वो एकदम आकर पोस्ट के ऊपर आकर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। मेरे को फिर बताया गया ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर आकर एक एनसीओ ने कि आपको सीओ साहब बुला रहे हैं टेलीफोन पर, वो वेट कर रहे हैं, अभी ये फायरिंग कहाँ से आ रही है। अभी तक आप ढूंढ रहे थे टेलीफोन। तो ये बात करते करते फिर मैं पीछे गया, तो मैंने बताया कि भी ऐसे ऐसे दुश्मन आ गया वहाँ पर और वो हम एंगेज कर रहे हैं उनको। वो काफ़ी हमारी फायरिंग चलती रही। फिर तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब ना फायरिंग बंद कर दी उन्होंने। ये अभी स्मॉल आर्म्स फायरिंग चल रहा स्मॉल आर्म फन चला था। 6-6:30 बजे फायरिंग बंद कर दी। फिर मेरे को बताया गया कि जो हमारी ब्रेवो कंपनी है उसमें से 2 सेक्शन एक सूबेदार के नीचे जाएंगे, वो अभी सीआरपी को ऑक्यूपाई करेंगे। एक जेसीओ और 20 जवान उस पर अटैक करेंगे उस सर। पर अटैक नहीं करेंगे। उसको अटैक तो होता है आरटी के साथ सारी जेबर, उनको हमने सोचा या बट दुश्मन तो बैठा ही हुआ है सर उस हाँ, पे अभी। पता नहीं था ना। जब उनकी फायरिंग बंद हो गई तो शायद रियलाइज किया हमारे सीनियर कमांडर ने या हमने कि शायद अभी दुश्मन शायद वहां से वापस चला चलेगा, गया हो। हाँ। सर तो मेरे को ये टास्क मिला कि आप वहां पर से ऑब्जर्वेशन फायर करोगे, जहां पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है हमारी, वहां से फायर करोगे और 2 सेक्शन जाएंगे, वो कैप्चर करेंगे, उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये तकरीबन 8:30 बजे के करीब वो पीछे से आने थे। 1 घंटे का तकरीबन वॉक था उनके लिए। तो 1 घंटा वो मेरी जो 429 पोस्ट है इसके ऊपर मार्क किया हुआ है, 429 पोस्ट से 2 सेक्शन आए और एक सूबेदार साहब आए हमारे साथ। तो जब वो हमारी पोस्ट से गए, रुके 10-15 मिनट, तो उनको मैंने पूरा ब्रीफ किया कि ये सामने है, अभी इधर से जाना है, आपने इधर से जाना। मगर जब वो पोस्ट के ऊपर पहुंचे तब तक पाकिस्तान ने, उनकी फ़ौज ने कोई रिटेलिएट नहीं किया बिल्कुल। जब हमारे आदमी बिल्कुल पोस्ट के ऊपर चढ़ने लगे तो उन्होंने, उनकी ब्राउनिंग गन होती है एमएमजी के बराबर, वो उन्होंने फायर शुरू कर दिया। उसी समय हमारे ऊपर आरटी की शेलिंग शुरू हो गई। जहां हम पर बैठे थे हमारे बीच में भी आकर बम गिरा। उस समय हमारा एक हौलदार नाइजर सिंह, एक सूबेदार संपूर्ण सिंह, ये दोनों इंजर्ड हो गए थे। हौलदार शिंगारा सिंह वॉज ऑल्सो इंजर्ड और पान सिंह और जगीर सिंह की शेलिंग के साथ उसी समय डेथ हो गई थी। ये तकरीबन रात को 9 ये बजे सब की- आपके पोस्ट पे? हाँ, मेरे पोस्ट मेरे साथ बैठे हुए थे। ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर 3 जवान बैठे हुए थे, हम एक ही ट्रेंच में बैठे हुए थे। एंड ये जो पार्टी सर जो उस सीआरपी पोस्ट पे अटैक करने जा रही थी, उनमें से 2, एक सूबेदार इंजर्ड हुआ और एक हौलदार हुआ। तो फिर हमारे को इतना ज़्यादा फायरिंग करनी पड़ी उनको वापस बुलाने के लिए। ऐसे होता है कि हमारा जो वहाँ पर वो जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई हुई थी सर वो पत्थरों की बनाई हुई थी, चारों तरफ पत्थर लगे हुए थे और ऊपर सैंड बैग रखे हुए थे। संगड़ बोलते हैं। ट्रेंच मतलब कि बनाया था, बंकर उसको है, बंकर बनाया था ऐसा, नीचे पत्थर लगे हुए थे और हमारे ऊपर उन्होंने जो एमएमजी थी फिक्स करके रखी हुई थी। हम देख रहे थे कि हमारे ऊपर बिल्कुल सामने आकर पत्थरों पर एवरी 5th राउंड ट्रेसर होता है उनका,
कि हमारे बिल्कुल सामने आकर पत्थरों पर वो लग रहे थे एकदम। तो जब हमारे ऊपर शेलिंग शुरू हुई तो वो मेरे राइट में बैठे हुए थे, तो शेल हमारे बिल्कुल बीच में आकर गिरा। तो उसी समय वो दो जवान, उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं आई आप लोग का ओवरहेड प्रोटेक्शन ना, ओवरऑल कोई प्रोटेक्शन, ओपन में बैठे थे ऑब्जर्वेशन पोस्ट में हम, कोई ऊपर से ओवरहेड प्रोटेक्शन नहीं था। मैंने आपको ना पत्थरों का जोड़कर बनाया था, ऊपर सैंड बैग संगठ बन जाता है संगठ बन सर, के सैंडबैग। तो वो दो जवानों का भी हमारे को पता नहीं चला रात को कि इनकी डेथ हो गई है, ये कहाँ पर हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, बिल्कुल हमारे को कुछ नहीं पता चल रहा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। सर फिर जो दो सेक्शन आगे गए थे उनको विड्रॉल का ऑर्डर दिया कि उनको बोलो वापस आ जाएं, कि ऊपर तो दुश्मन बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं जा सकेंगे। फिर वो दोनों सेक्शन को बुलाया। जब तक ये सारी कार्रवाई हुई रात के तकरीबन 4 बज चुके थे, शाम की ये 8 बजे 9 बजे की कार्रवाई शुरू हुई। फिर जब मैं पोस्ट पे वापस आया तो मैंने बोला कि वो पान सिंह का पता करो भी कहाँ पर है, वो हमारे साथ बैठा था। तो पता चला कि पान सिंह तो नहीं है। फिर हमने वहाँ पर गए, फिर वो प्रॉडिंग करनी पड़ी क्योंकि वो भी माइनफील्ड एरिया है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर पहले एक को लेकर आए, फिर हमने बोला कि ये तो पान सिंह नहीं है, ये तो जगीर सिंह है। फिर हमने दूसरों को ढूंढा, फिर तकरीबन सुबह 5 बजे हम उनकी डेड बॉडियाँ दोनों की लेकर आए। उसके बाद फिर 4 तारीख को हमारी एक कंपनी को टास्क मिला कि अभी आप उसके ऊपर सीआरपी के ऊपर अटैक करेंगे। तो उस समय पूरी आरटी के साथ मेजर एसएस गरेवाल, वो उस समय कंपनी कमांडर थे अल्फा के, उन्होंने दोपहर को 1 बजे अटैक लॉन्च किया। चतुर्वेदी साहब भी साथ थे, ये आपको उनको पूरा बताएंगे कि अभी वो कैसे कैसे इन्होंने अटैक किया। इट वाज अ डे अटैक। जब वो सीआरपी से जब अपनी ये दो सेक्शन गए और इनमें यहाँ अपनी इंजरी हो गई है, वो लोग इसका मतलब वहाँ से नहीं हटे। मॉर्निंग तक तो ये कैजुअलिटी को ही रिट्रीव कर रहे थे। हमको ये ऑर्डर मिला दिन में 1 बजे टू कैप्चर द सीआरपी पोस्ट। दिन में 1 बजे क्यों सर? दिन में 1 बजे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इस समय जितना जल्दी हो, इसके पहले कि एनिमी और ज़्यादा कुछ कंसोलिडेट कर पाए या कुछ करे, भाई आप इसको कर लो। और एज इट इज़ सीआरपी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो 1 बजे दिन में मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर आर्टिलरी की शेलिंग, किस कदर एमएमजी की फायरिंग, और मतलब कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। एंड वी फ्रॉम 4 to 8 से ही कंपनी तो कैसे जा पाती, क्योंकि वो तो एक लेन ही थी, उसके ऊपर तो सिंगल फाइल में ही गए हम लोग सारे। सिंगल फाइल में गए, और वहाँ कोई चारों तरफ तो माइन लगी हुई है हर तरफ, और रास्ता जो है वो रास्ता इज समथिंग लाइक दिस, पगडंडी है जिसमें से आप भाग के चले जाओ। यही डिफरेंस है सर अटैक इन माउंटेन एंड अटैक इन प्लेन का। वो तो बहुत बड़ा फर्क है। हमने जो एरिया क्लियर किया था वो तो नंगी टेकरिए के लिए किया था। हमने कभी रियलाइज नहीं किया था कि हमारे को सीआरपी पर भी अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी पोस्ट है। हमने खुद वहां पर माइन लगा रखी थी, वो तो ट्रैक पर ही जा सकते हैं। डे टाइम अटैक दिन में 1 बजे, और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि सबसे आगे मेजर ग्रेवाल, सबसे आगे, उसके पीछे मैं। अभी यार फौज में तो यही होता है ना, फौज में जब तक आप आगे ना जाओ तो पीछे लड़के तो वो नहीं कर पाते ना। उसके पीछे मैं, सीआरपी पोस्ट से बिल्कुल नज़दीक जाके ग्रेवाल वहाँ पे नीचे बैठ गए। तो ये आगे ग्रेवाल साहब के पीछे मैं था, और पीछे हमारी करीबन प्लाटून ही समझ लो, इतने लोग सब चले आ रहे थे। तो जब सीआरपी पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे तो वहाँ मेजर ग्रेवाल ने पोजीशन ली, और मैं उसके सीआरपी पोस्ट के ऊपर चढ़ गया। मेरे साथ साथ और भी आ गए 4-5 लड़के। तो जब तक एनिमी वहाँ से भाग चुका था, भाग के निकल गया था, ओनली वन चैप वॉज देयर हु गॉट शॉट। अब पता नहीं मेरी गोली से मरा या कि उस समय बाय देन ही वॉज ऑलरेडी डेड। ही वॉज अ यंग सोल्जर, जिसके बाद में मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उसकी जब तलाशी ली तो उसमें से एक चिट्ठी भी मिली थी जो उसने अपने घर में लिखी थी, पोस्ट नहीं कर पाया था, जिसमें उसने यही लिखा था कि भगवान जाने अल्लाह जाने अभी हमारी कब मुलाकात होगी, इन लोगों ने मुझे बिल्कुल आगे भेज दिया है करके। एंड उस समय सर आप ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे थे जब ये अटैक लॉन्च हुआ? मैं जब तक ये था, फिर जब इनका अटैक हुआ तो हमारे पर शेलिंग हुई, और उस समय मैं भी इंजर्ड हो गया था शेलिंग में सर। शेलिंग में जब इनका 4th को अटैक हुआ था तो उस समय मैं उसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट था, क्योंकि उन्होंने ये जहाँ तक हमारे को लगा है कि उनको मेन टारगेट बना लिया था उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट को। मेरी पोस्ट पर और उस पोस्ट पर इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई है, इवन सीआरपी के ऊपर भी। ये 10 तारीख तक सीआरपी पर ही रही है ये कंपनी।
इतना ज़्यादा उनका ये रजिस्टर्ड टारगेट थे, सीआरपी पोस्ट और 428 रजिस्टर्ड टारगेट थे। हम लोग 4 तारीख से लेकर 10 तक वहाँ रहे। इसमें हमारे 3 बंदों की डेथ हुई और मेरे ख्याल से 8 या 10 इंजर हुए होंगे। एंड द सरप्राइजिंग वॉज कि इन 4, 5, 6 दिनों में 4 से लेके और 10 तारीख के बीच में हमारे लोगों ने उस शेलिंग और उससे बेनेट और मैस्टन से फॉक्स होल खोद लिए उसको जान बचाने के लिए। बेनेट और मेस्टिन से सर? ऑब्वियसली वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ सिर्फ पत्थर ही थे, पथरीली ज़मीन है, पत्थर थे। तो जब शेलिंग हुई है, जब देख रहे हैं कि डेथ हो रही है, या जब देख रहे हैं कि इसका बाजू कट गया, या एक और बंदा था वो बीच में शेल गिरा और उसका ये इतना आधा निकल गया, ही डाइड, तब फिर डर के मारे कह लो या कि व्हाट एल्स कैन यू डू। ये तो करना ही है सर, प्रोटेक्शन। वो तो आपको करना पड़ेगा ना। तो हम लोग रहे उसके ऊपर 4 से लेके और 10 तारीख को जब अटैक में जाने के पहले तक वी वर देयर। एंड 10 तक ये आर्टी सेलिंग होती रही। अरे साहब क्या बात कर, वो तो 17 तक, इतने इवन बाद में बताएंगे आपको। 17 को भी हमारी, जिस दिन सीज फायर डिक्लेयर हुआ था, हमारे नंगी टेकरी के ऊपर इतने शेल गिरे थे, हमारे 3 जवान की उस दिन डेथ हुई थी 17 को। सीज फायर के बाद सर, सीज फायर 4 बजे डिक्लेयर हुआ है या 5 बजे फायरिंग हुई है शेलिंग। बहुत ज़्यादा। वो जनरली सर इनकी आदत है पाकिस्तान वालों की सर, कि सीज फायर के बाद में भी वो ट्राई करते हैं। मैं तो सर, आप जब अटैक करने के लिए गए, मैं अभी भी उसी में हूँ कि सिंगल लाइन में अटैक के लिए जा रहे हैं, सामने वो ड्रोन मशीन लेके। क्योंकि आप बात को समझो ना कि उसमें वो ऐसी जरा सी 3-4 फुट का या 5-6 Approach सर फुट का उतना ही है। अप्रोच ही उतना है। और चीज़ ये है कि सर जब आप सिंगल लाइन में जाते हैं तो हर कोई गोली भी नहीं चला सकता। सिर्फ आप सामने वाला मैक्सिमम 1 या 2 आदमी फायर कर सकते हैं, बाकी पीछे वो वाले उतना तो ही है। बाकी ये पीछे से इन लोगों की ऑब्जेक्ट पोस्ट से जो फायर हमें दे रहे थे वो भी उतने ही है। जी। मगर ठीक है, हमारे वो मन में ये भरोसा था कि भाई पीछे से हमको फायर मिल रहा है। बाकी तो प्रेपरेटरी जो 3rd और 4th का, 4th में जब वो सीआरपी पोस्ट को रिकैप्चर कर लिया गया, उसके बाद हम लोग तकरीबन सेटल हो गए। तो पहले 2 दिन बीत चुके थे, सर बैटल इनॉकुलेशन हो चुकी थी, हमारी जो थोड़ी बहुत रीडिप्लॉयमेंट होनी थी वो हो गई थी, और फिर हमें तकरीबन पता था कि अब हमला होगा। उसके बाद कोई आदेश आया था या बस पता था सर? क्या पता था, बिकॉज हमें रिलीव करने के लिए यूनिट आने वाली थी। हमें डिफेंसिव पोस्ट पर रिलीव किया गया कि वो आकर के अब हम वो उन्होंने हमें रिलीव किया और हम आगे गए। सर अच्छा, तो ये काम जो है तकरीबन 7-8 तारीख तक हो गया, और कुछ मूवमेंट हुई थी। उस मूवमेंट में मैं अपनी प्लेटून के साथ 429 में ब्रावो कंपनी के पास चला गया। सर अल्फा कंपनी प्लेटून लेस, वो लोग सीआरपी पे और 428 के अंदर चले गए कैप्चर के बाद, और हम उसी जगह पे थे। और ब्रावो कंपनी तैयारी के लिए अपने असेंबली एरिया जो कि 429 के नीचे है उस इलाके के अंदर चले गई। उस शेलिंग में हमारे कैप्टन अजय कुमार की उंगली में शेल ने एक उंगली उड़ी गई थी। उड़ा दी थी। तो ये चलता रहा, कोई भी मूवमेंट होती थी, एंड आई एम जस्ट वर्थ अप्रिशिएटिंग, दे वर एक्यूरेट एंड दे वर स्विफ्ट। देयर अटरली फायर वाज वेरी वेरी एक्यूरेट। अब इसमें इस वक्त तक हमें एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हमारी प्रेपरेशन में पहले हमारे पास सिर्फ एक लाइट बैटरी थी, हमारी डायरेक्ट सपोर्ट बैटरी 195। इन दिनों में क्योंकि लड़ाई के दौरान ब्रिगेड रीइंफोर्स हुई थी, एक और ब्रिगेड आ गई थी, तो उसके साथ उसकी अटलरी भी आई। अच्छा, इसके अलावा हैवी मोटर्स की एक बैटरी और एक ग्रैड पी आए सिंगल बैरल, अच्छा, और एक 130 mm बैटरी भी आई। नॉर्मल हमारी जो मीडियम
रेजिमेंट उन दिनों थी, उनके पास 5.5 इंच हॉविट्जर होते थे। तो आर्टिलरी काफ़ी स्ट्रांग हो गई। लाइट रेजिमेंट्स 2 थी, माउंटेन रेजिमेंट थी, अपना मीडियम रेजिमेंट थी, लाइट मोटर 160 मिलीमीटर मोटर वो भी आ गए थे। एंड आरटी वाइज वी वर वेल ऑफ। और एक 3.57 इंच हॉविट्जर पुराने जो कि कहीं ऑर्डिनेंस स्टोर में पड़े थे, वो निकाल के उसको हमारी एक पोस्ट के ऊपर पहुंचा दिया गया और वो सिंगल गन डायरेक्ट फायरिंग के लिए इस्तेमाल हुई और बहुत ही बढ़िया और एक्यूरेट फायरिंग उसने की। इसके अलावा लड़ाई के लिए थोड़ा सा इंजीनियर सपोर्ट हमले के दौरान हमें मिला। उसके पहले तो नहीं था, पर उस समय और टीम्स रिकॉनेसेंस के लिए आई। उन टीम्स में एफएससी फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर भी शामिल था एयर सपोर्ट देने के अच्छा। लिए। सर जो ब्रिगेड रीइंफोर्स करने के लिए आई थी, उनका ओ ग्रुप भी आए। 9 पैरा कमांडो के रिकॉनेसेंस पार्टी भी आई। वो पायनियर के तौर पर आए थे। सर कोई देख नहीं पाता था कि वो 9 पैरा कमांडो के। हमारी जो ओपी ऑफिसर इंजर हो गए थे, वो रिप्लेस कर दिए गए। हमारे साथ बड़े वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ओपी ऑफिसर आए। कैप्टन महेश पोपली और कैप्टन चौधरी, और वो उन्होंने बहुत ही लाजवाब काम किया है। सर पर एक चीज़ याद रखने की ये है कि ये जो भी एक्शन 3rd, 4th, 5th को हुआ, उस वक्त अपनी आर्टिलरी सपोर्ट बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि 428 और सीआरपी के अंदर कोई फासला ही नहीं है। अच्छा। जब आप अगर सीआरपी पे फायर करेंगे तो आधे से ज़्यादा गोले 428 पे करेंगे। और पहाड़ों के अंदर आप जानते ही हैं, Yes, sir. क्रेस्ट क्लियरेंस वगैरह बहुत दिक्कत होती है। तो पर इतना ज़रूर था कि 9 तारीख तक जो बैटल इनॉकुलेशन चाहिए थी सर वो हो गई थी और सब अपनी जगह पे तैयार थे। तो सर जब ये 10 की शुरुआत हुई, कि जब आप लोगों को बताया गया कि अभी आपको दूसरी यूनिट आ चुकी थी, उन्होंने आपको रिलीव कर दिया था एंड आपको नंगी टेकरी के ऊपर अटैक करना है, उसको कैप्चर करना है, तो सबसे पहले क्या कार्रवाई करी गई सर? ऑर्डर हमले के जो हुक्म हैं वो 10 तारीख सुबह सीओ साहब ने दिए। 11 बजे कंपनी कमांडर्स ने अपने हमले के हुक्म दे दिए और क्लियर हो गया था कि आज रात को 10 बजे हमला होगा। प्लान बहुत ही सिंपल, ऑडेशियस। ये प्लान्स पहले से बने होंगे, क्योंकि एक दिन में तो आप बन नहीं सकते। बहुत पहले से तैयार थी सर और बट आप लोग को नहीं पता था वो डिटेल इस तरह किसी को कितनी बताएं, किसको बताएंगे सर? और प्लान तो चेंज होती ही रहती हैं। यस सर। दोपहर हमें मिली तैयारी के लिए, खाली दोपहर। आप ये देखिए, हमला करने के लिए 4 कंपनियां थी। अल्फा कंपनी ऑलरेडी 428 पे बैठी थी सर। मेरी प्लेटून जो 429 पे थी वो भी वहाँ पे आ चुकी थी। 428 पे सर। ब्रावो कंपनी ऑलरेडी वहाँ पे थी, वो असेंबली एरिया नीचे साथ में ही है उनका। चार्ली कंपनी वो एक हमारे नज़दीक रिच है 427, वहाँ पे थी सर। और डेल्टा कंपनी अपने इलाके के अंदर तैयारी में थी, वो पुंछ नदी के नज़दीक थी। लड़ाई शुरू होने से पहले हमारी ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट इस तरह थी। सबसे नॉर्थ में 11 जेन के मलेशिया, पुंछ के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं
405, 406 राजा रानी पिकेट्स भी कहते हैं। फिर उसके आगे गुलपुर, 14GR। और ये हमारी बटालियन जलास एरिया के अंदर, और हमारे नीचे एक बटालियन और। ये अटैक से पहले आप लोग यहाँ पे थे सर, जलास में? बिल्कुल सर, ये इलाका जो नीचे वाला, यहाँ पर 9 राज्य थी। ये इलाका इस रिज के अंदर 21 पंजाब, नदी के उस पार गुलपुर एरिया में 14GR, 405, 406 का एरिया 6 सिख, और ये डोडा, शाहपुर, कुतरियाँ, ये सारा इलाका 11 जैन के मिलिशिया के पास था। और लड़ाई के ठीक शुरू होने से पहले जो मैं आपको डिप्लॉयमेंट थोड़ी सी दिखाता हूँ। ये इलाका जो आपको नज़र आ रहा है, ये नंगी टेकरी का इलाका है। जो हमारी डिफेंसेस थी वो तकरीबन इस लाइन के अंदर थी। ये 428 पोस्ट है, और इन दोनों के बीच CRP पोस्ट। नंगी टेकरी के नॉर्थ की तरफ जंगल टेकरी थी, और उसके आगे तो जंगल बम्प था, और ये थी जंगल 2। और नंगी टेकरी से इस तरफ आती हुई ये यहाँ पर पोस्ट थी धिप। इसके अलावा ज़रूरी जगह दो आमतौर पर हमें पता होना चाहिए कि ये एरिया, ये मदारपुर ब्रिज था, और ये जो मेन सड़क है उनकी, जो कि दरंडी से कोटली को, हजीरा कोटली की तरफ जाती थी। और ये इलाका है मंदोल का, जहाँ पे उनकी एक आर्टिलरी बैटरी थी। हमारी प्लान बड़ी सिंपल थी और बड़ी ऑडेशियस थी। वो इस बेस पे थी कि हमारी बटालियन बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड थी। जब बटालियन मऊ में थी तो हम कोर्सेज को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया करते थे, असॉल्ट टेक्निक इन माउंटेन्स। हर कंपनी ने वो डेमोन्स्ट्रेशन दर्जनों बार, हायर कमांड कोर्स, उसको TESO कहते थे, JC कोर्स, सीनियर कमांड एट्सेट्रा, सबको दिया। तो जवानों को, NCOs को, JCOs को पता था कि पहाड़ में कैसे हमला करना है। दूसरी चीज़, हमारी बटालियन के अंदर जो लीडरशिप थी, सेक्शन लेवल से लेके ऊपर बटालियन लेवल तक, बहुत इफ़ेक्टिव थी। और इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो जब हमें ऑर्डर्स मिले कि आज रात को हमला होगा, तो उस समय अल्फा कंपनी, यहाँ ब्रावो कंपनी इसी इलाके में थी, चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी, ये इन इलाकों के अंदर तैयार हो गई। हमारा हमला रात के 10 बजे हुआ। फेज़ 1 में अल्फा और ब्रावो कंपनी ने कैप्चर करना था नंगी टेकरी को। अल्फा कंपनी बाएं और ब्रावो कंपनी दाहिने। हमारी बटालियन को 10 तारीख को हमले के ऑर्डर मिले। दोपहर तक ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद तैयारी शुरू हुई। हमारी अटैक की प्लान बहुत ही सिंपल और बोल्ड थी। अटैक इस प्रकार से था। फेज़ 1 में रात के 10 बजे अल्फा और ब्रावो कंपनी नंगी टेकरी को कैप्चर करेंगी। फेज़ 2 में चार्ली कंपनी जंगल टेकरी और जंगल बम्प को कैप्चर करेंगी। और फेज़ 3 में डेल्टा कंपनी जंगल 2 को कैप्चर करेगी। और फेज़ 4 में 9 राजिफ की अल्फा कंपनी, जिसके कंपनी कमांडर मेजर मुबारक सिंह
मलिक थे वो दिप को कैप्चर करेंगे। सर और इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त फायर प्लान बनाई गई और जितनी पॉसिबल थी वो आर्टिलरी इसमें इस्तेमाल हुई। अल्फ़ा कंपनी, जिसका मैं एक प्लेटून कमांडर था, ब्रावो कंपनी, गिवन टाइम पर, दिए हुए समय पर 9:15 बजे, 9:30 बजे के करीब अपने FUP में पहुंच गए। और ठीक HR पर बहुत ज़बरदस्त प्री HR बम्बार्डमेंट के बाद साथ ही पाकिस्तान का काउंटर बम्बार्डमेंट आई, बहुत ज़बरदस्त। और हमारा ज़्यादा नुकसान एयरबस शेल से हुआ। बटालियन की जो अल्फ़ा और ब्रावो कंपनी थी, मैं क्योंकि अल्फ़ा कंपनी में था, मेरी प्लेटून सबसे बाएं वाली और आगे वाली प्लेटून थी। एक हिम्मत वाला लड़का सबसे आगे, सिपाही मागीराम उसका नाम था, और उसके पीछे पूरी बटालियन तकरीबन दौड़ते हुए इस पोस्ट के ऊपर पहुंच गई। माइनफील्ड से सर। या माइनफील्ड। और इसी तरह तकरीबन दाहिनी तरफ ब्रावो कंपनी एक फाइल के अंदर, सिंगल फाइल, माइनफील्ड के थ्रू बड़ी तेज़ी से ऊपर पहुंच गए। एक चीज़ हमें याद, वहाँ पे उस वक्त नंगी टेकरी के नीचे ये सारे खेत थे, और पहाड़ों के खेत टेरेस्ड होते हैं, अच्छा। तो उनके ऊपर चढ़ते समय थोड़ा टाइम लगा। कई बार पीछे से धक्का दे के लोगों को ऊपर चढ़ाना पड़ा। पर जब एक बार हम सबको पता था माइनफील्ड कहाँ है, हम सब ने वहाँ पे सुअर उड़ते देखे थे, पर सिर्फ एक लाइन के अंदर बहुत तेज़ी से हम लोग ऊपर पहुँचे। स्मॉल आर्म फायर आया, पर इतना इफेक्टिव नहीं था। सर आप लोग उसी रिज से चढ़ करके गए थे 428 CRP वाला? 428 से हम लोग नीचे गए। CRP से नीचे है वो, बिल्कुल। हमने 428 से स्कर्ट किया CRP को राइट से। नॉर्थ से जो इलाका इन्होंने पहले माइन एरिया क्लियर किया हुआ था, तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी यहाँ पर कोई कैजुअल्टी नहीं। FUP तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई हमारी कैजुअल्टीज़ जो शुरू में हुई, जैसे ही हम अपना 428 से निकले, आर्टिलरी फायर से हुई। आर्टिलरी, पर्टिकुलरली एयरबस। रात के समय माइन कैजुअल्टीज ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि हम एक लाइन में गए थे। सर सुबह गलती से कोई दाहिने बाएं चले गए हैं, कई लोगों के पैर उड़े हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव तकरीबन 11 बजे तक क्लियर हो गया था, अल्फ़ा और ब्रावो कंपनी। उसके बाद चार्ली कंपनी को, क्योंकि थोड़ा दूर से आ रहे थे, उनमें थोड़ा समय लगा और उन्होंने जंगल, टेकरी और बम्प को कैप्चर किया। और उसके बाद डेल्टा कंपनी की एक प्लेटून आगे थी, 2 प्लेटून थोड़ा पीछे रह गई थी, और वो प्लेटून लेफ्टिनेंट पुष्पिंदर वैद के साथ, उसके साथ कैप्टन पोपली भी था सर। RTO जो RTO पे थे सर। RTOP। और इन्होंने, इस प्लेटून ने हमला किया और उस प्लेटून को कैप्चर किया। बहुत ही हिम्मत वाला काम इन्होंने किया। उस वक्त तक तकरीबन सुबह हो गई थी, और सुबह होने के बाद मेजर मुबारक अपनी कंपनी को लेके आए और यहाँ से इस प्रकार से वो धप पहुँचे। धप तो जब यहाँ से भगदड़ शुरू हुई थी, तो वो वहाँ पे धप में कोई कुछ नहीं मिलना था। इस पूरी लड़ाई के दौरान अगर आप देखें जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उसी अटैक में हुई हैं,
वो पहले और बाद में भी हुई, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। कुछ लोगों का नाम मेंशन करना ज़रूरी है। अल्फ़ा कंपनी के नायब सूबेदार सेवाराम, वो अटली की शेलिंग के कारण शहीद हुए। और दूसरा सिपाही अवतार सिंह वीर चक्र, जो कि असॉल्ट के दौरान ऑटोमेटिक वेपन के ऊपर हमला करते हुए शहीद हुए। बाकी कैजुअल्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी इस हमले के दौरान। इसके बाद चार्ली कंपनी ने ठीक थोड़ा डिलेड और अपना ऑब्जेक्टिव को कैप्चर कर लिया, डेल्टा ने कर लिया और अल्फ़ा कंपनी 9 राजरेट ने कर लिया। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये तकरीबन पूरा कैप्चर हो गया। और पाकिस्तानी, उनको पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो गया। जब हम पहुंचे हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो लोग वहाँ से भाग नहीं पाए वो वहीं थे। को जेसीओ भी था एक, और वो जब हम टेंस क्लियरेंस कर रहे थे हैंड टू हैंड फाइट में, वो मारे गए। सर, कैन यू टेक अस थ्रू द एक्चुअल असॉल्ट पार्ट ऑफ इट? जब अपने लोग ने असॉल्ट किया तो कैसे? ऐसा है कि एफयूपी तक तो सेफ लेन हमें मिल गई थी। यस। हम लोग वहाँ पे सेफ इसलिए थे क्योंकि खेतों के अंदर प्लेन होता है, उसके बाद टेरेस बना हुआ होता है। श्योर। तो जब हम एफयूपी में थे, हम लोग उस वर्टिकल इलाके के अंदर थे, उससे स्मॉल आर्म फायर का उसके ऊपर नहीं असर, वहाँ पे केवल आर्टी और मोटर के फायर का असर हुआ। इसलिए हमें कैजुअल्टीज़ वहाँ पे बहुत कम हुई उसके कारण। उसके ऊपर पार्क चढ़ने में ज़रूर मुश्किल थी और वो चढ़ गए। उसके बाद तो कि ये तो सिर्फ ये हिम्मत की बात थी। एक बार पहली जो ब्राव वायर फेंस लगी हुई थी, उसको काट के जो आगे वाले लड़के थे, जब वो उसको निकल के पार होने शुरू हुए, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। और एक हमारी बटालियन की खासियत यह है, हमारी वॉर क्राई है अल्फा डोगराज की है ज्वालामाता की जय, और सिख कंपनियों की है बोले सोनिहाल। जब ये हमला गया और दोनों तरफ से, बल्कि मैं कहूँगा जो लोग बचे थे सीआरपी से, उनकी तरफ से भी वॉर कराई, जयकारा तो बहुत ज़ोर से हुआ है, और उस जयकारे ने ही आधे लोगों को तो हिला दिया होगा। और भगे हैं लोग वहाँ पे। वहाँ से वो तो जब सामान कैप्चर हुआ तब पता लगा, वो दे वर वेल स्टॉक्ड, एमुनिशन, राशंस, उनके पास सब कुछ था। कंपनी कमांडर जो कि जंगल टेकरी के ऊपर होता, वो भी भाग गया, उसकी मुर्गियां मारी गई। और बाकी जगह भी एक बार जब हमला शुरू हुआ और बड़ी तेज़ी से हुआ, तो फिर वो नहीं टिक पाए। 50 मीटर या उस पर पहुँच जाओ फिर वहाँ आपको नहीं मिलता कोई। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है किसी भी असॉल्ट में। या तो आप ही नहीं पहुँच पाते 20-30 मीटर तक, और अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं कि आपने जो तार काट लिए, और अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो फिर तो हालांकि हमारी मुश्किल एक चीज़ ने और बहुत बढ़ाई कि इनके पास में एमएमजी जो थी, इनके पास में हर एक कंपनी में 2-2 एमएमजी लगा रखी, ब्राउनिंग मशीन गन, ब्राउनिंग मशीन गन। वो फायर पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन वो ही बात सारी है कि एक बार आप गट्स के साथ में चढ़ गए तो देन पाकिस्तान ने दबा के आर्टिलरी फायर किया, वो उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। 9 पैरा एसएफ की कंपनी को
टास्क जो मिला था उसे पूरा करने के लिए उनके लिए गाइड्स हमने दिए और उनको हमारी ओपी पार्टी उनके साथ थी, तो उनको हमने दी हुई जगह से नदी पार कराई और उन्होंने बैटरी को तबाह किया। मंदोड़गढ़ पोजिशन रेड जो हुआ था, yes. अच्छा, 9 पैरा इट वॉज एन एक्सलेंट ऑपरेशन और उसके बाद उनको एक्सेलरेट करने में भी उनकी जो वापस आने की गाइडेंस थी वो भी हमारी बटालियन ने की। कई जगह पे इन ऑपरेशंस का मेंशन आता है और दीज आर एग्जाम्पलरी ऑपरेशंस, चाहे हमारी बटालियन का अटैक हो या 9 पैरा कमांडो का रेड हो। 2-3 जगह और ऑफेंसिव ऑपरेशन अटेम्प्ट किए गए जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए। दूसरी बटालियंस ने, दूसरी ब्रिगेड्स ने। जब 16 तारीख को सीज फायर डिक्लेयर हुई तो उस समय हमारी बटालियन को ऑर्डर मिला कि आप पूंछ नदी को डोमिनेट करेंगे। तो 2 प्लेटून्स, एक ब्रावो कंपनी की और एक डेल्टा की। ब्रावो कंपनी की प्लेटून का कमांडर मैं था और डेल्टा कंपनी की प्लेटून के कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट पुष्पिंदर वैद थे। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि जंगल टेकरी 2 के हमले के दौरान उनके हेलमेट में 3 गोलियां लगी थी यहाँ पर। ओह, और वो हेलमेट मैंने खुद देखा है क्योंकि वो जब ब्रीफिंग के लिए आए थे, जब हम दोनों की ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने ये कहा था कि जिसको नहीं लगनी है उसको नहीं कोई लगेगी। नहीं कुछ कर सकता। उसके बाद हम लोग अंधेरा होने पर वो अपनी प्लेटून को लेके दिप से इधर आए, मैं अपनी प्लेटून को लेके इधर आ गया और मुझे एक थोड़ी सी ऊंची जगह मिली, हल्की सी टेकरी। मैंने प्लेटून वहाँ छोड़ी। 2 जवान मेरे साथ थे, एक उसमें से ऑपरेटर था और वो सुरेंद्र और जसवंत, हम 3 बंदे नीचे उतरे। ये सड़क पार की, 2 घरों के अंदर गए। हम उन घरों को देख के हैरान रह गए। उनके अंदर जो अनाज था गांव में बहुत ज़्यादा, और उनका जो अनाज को स्टोर करने का तरीका होता है, उनके जो ड्रम थे वो गाचनी के थे, मिट्टी के बनाए जाते हैं, भरे पड़े थे और बहुत मुर्गियां वगैरह सब थी। तो हम यहाँ से जब वो देख लिया तो हमने फिर वापस आने के लिए, तो मैं यहाँ से ऊपर चढ़ने लगा तो ऊपर कुछ खुदाई हो रही थी। तो मैं सोचा कि शायद पुष्पिंदर वैद है वहाँ पे। तो नीचे से ऊपर देखते हुए जब कुछ लोग थे वहाँ पर, और जब मैं थोड़ा नज़दीक पहुँचा तो देखा वो खाकी में थे। जैसे हम आगे गए थे एरिया डोमिनेट करने, उसी तरह पाकिस्तानी भी आ रहे थे इस तरफ। तो उस इलाके के अंदर वो लोग दबा के खुदाई कर रहे थे। जितना हमारे पास एमिनेशन था उसके साथ एक तरफ मैं और एक तरफ सुरेंद्र ने फायर किया। हमारे साथ जो जसवंत सिंह था उसके पास बहुत ग्रेनेड थे। प्लेटून ने ग्रेनेड प्राइम करके उसके झोले में डाल दिए थे क्योंकि वो बहुत वजन उठा सकता था। ही वॉज बिग एंड हल्क। और हमारे वो ग्रेनेड्स ने हमें जगह दी जिससे कि हम क्रॉल करते हुए वापस वहाँ पहुँचे जहाँ पे मैंने प्लेटून छोड़ी थी, और वहाँ पे फिर हम डिगिन कर गए। फिर हमने वो जगह नहीं छोड़ी, वो जगह अभी भी हमारे पास है। उसके कारण हमें काफ़ी इलाका और मिल गया।
और उसके कारण वो ये सड़क के ऊपर बहुत डोमिनेशन हो गई। तो और उसके- एलसीबी पूरी वो आगे चली गई है फिर ये आगे चली गई। यस एलसी स्टेडियम के पास है तब। सब तो इट्स ए वेरी वेरी फाइन ऑपरेशन। पर हिस्ट्री को एक चीज़ याद रखना चाहिए, हिस्ट्री समय के साथ साथ बदली होती जाती है। जब मैं हाई कमांड कोर्स करने के लिए गया, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन होती है नंगी टेकरी पे। तो नंगी टेकरी पे प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने बताया कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह था जिसने वो ले डाउन हिज लाइफ और उसके नाम पर ये पोस्ट है। मैं बड़े हंसी आई। मैंने कहा यार अभी तक तो मैं जिंदा हूँगा तो आगे। बट पुष्पिंदर Vyas laid down his life here. They were killed on the 17th morning. They unfortunately could not dig in before first light. And his mortal remains जो है वो शहीद हो गए। उनके साथ 5 जवान थे जो शहीद हुए, और उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो हमारे 2IC मेजर वाई शर्मा रात को लेके आए, और 3 जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, बॉडीज़ हैं, वो पाकिस्तानियों ने हमें हैंड ओवर किए। बातचीत के बाद मैंने टेक ओवर किए थे, और उसके बाद से ये इलाका हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, और इस इलाके को बहुत अच्छी तरह डोमिनेट करता है। हमारी बटालियन की जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो सफल ऑपरेशन हुआ, उसमें मॉरल सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रही। हमारे धर्मगुरु सूबेदार कुलदीप सिंह मीलू, वो ट्रूप्स को हमेशा साथ रहे, और जितने भी लोग शहीद हुए उन सब का अंतिम संस्कार उन्होंने अपने हाथों से बटालियन हेडक्वार्टर के पास किया, और वहाँ पर अब एक मेमोरियल स्थापित किया गया है जहाँ पे हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। फॉर्मेशंस वहाँ पर हर साल इस लड़ाई की प्रेजेंटेशंस करती हैं। ये ऑपरेशन केवल हमला ही नहीं था, पर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अजीब या अजूबा भी था। बटालियन को अपने रिसोर्सेज के साथ हमारा जो सूबेदार मेजर था प्रेम सिंह, और नायब सूबेदार एडजुटेंट प्रीतम सिंह, और हमारे क्वार्टर मास्टर कैप्टन MV के पालू, ग्रेट मैन। उन सब की हिम्मत से कभी भी ना खाने की कमी हुई, ना कभी एमिनेशन की कमी हुई, और ना कभी कोई इक्विपमेंट की कमी हुई। और इन सब ने मिलके, चाहे वो लोग जो हमले में थे या वो लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो सब ने इतनी मेहनत की, इतनी हिम्मत की, इतनी बहादुरी की कि ये सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन। ये बड़े योग्य लोग थे साहब, ये बहुत योग्य थे, बहुत तजुर्बा था इनको। दे कुड फोरसी कि भाई आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। और प्रेम सिंह तो हमारे यहाँ अगर आप देखें, बटालियन में इतने स्ट्रेचर नहीं होते हैं, तो सिविलियन से जो चारपाइयाँ हैं अच्छा वो लेके इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल की गई। इनफैक्ट सर जैसे आपने बताया तो पहले जो लड़ाइयाँ हुई उनमें जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाता था। वहीं किया। रेजांगला के टाइम पे भी सर, जो आज की जी। डेट में रेजांगला वॉर मेमोरियल है, तो जो भी वीर गति को प्राप्त हुए सबको वहीं पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था। जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे लेफ्टिनेंट पुष्पिंदर वैद शहीद हुए थे, उनके लिए स्पेशल परमिशन ली गई थी कि उनकी डेड बॉडी
उनके घर पे भेजी जाए। उसके 2 रीज़न थे, एक तो वो मेरठ का रहने वाला था और दूसरा हमारा रेजिमेंटल सेंटर मेरठ में ही था। तो इस वजह से हमारे को परमिशन मिल गई थी। मतलब आप सरी की हाइट समझ लो, दुबला पतला, लेकिन इतना जोश कि मतलब इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्रेशन। पुष्पिंदर वैद तो His family, particularly his younger brother, he comes for every Nangi Tikri day. every whenever we celebrate, Always. he is invited, he comes. और उसकी नींद आती है। अब तो बटालियन में बहुत कुछ आगे हो गया है। कर्नल गरेवाल के बेटे ने बटालियन कमांड की है और अभी ब्रिगेडियर है। सर इसके कोई सबसे गैलेंट एक्शन जो आपने देखा है, या इफ यू कैन नरेट? Is by Sepoy Avtar Singh of Bravo Company. Sure. There was a BMG which was firing very effectively. और उस BMG को उसके ऊपर तेजी से असॉल्ट जो किया है वो है सिपाही अवतार सिंह ने। उसको उस पर असॉल्ट करते हुए गोलियां लगी थी और वो करते करते गिरते गिरते तक उसने उस बंकर के अंदर एक ग्रेनेड लॉब किया। और ये जो एक्शन है इससे हमारी ब्रावो कंपनी की बहुत कैजुअल्टीज बच गई, तो बहुत नुकसान होता। जिसमें उनको वीर चक्र से वीर सम्मानित चक्र, किया गया सर। वीर चक्र से सम्मानित किया गया उसको। इस सारे में दौरान सबसे हमारी बटालियन को तो बैटल ऑनर मिला ही है। अब वो बैटल ऑनर के गोल्डन जुबली भी हो चुकी है। कैप्टन पोपली हैड कम टू अटेंड गोल्डन जुबली। He had left the army, he was in Jaipur. He and his wife both came. पोपली माई कोर्स 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक। तो CRP पोस्ट से सामने नंगी टेकरी फासला सर कितना होगा? 250-300 गज? 200 गज तो होगा। तो आई वेरी कैटेगरिकली रिमेंबर कि मेरे साथ में 57 mm RCL के साथ में लेसोलार केबल था। होता है नैब सिंह का आरसीएल केबल था शुरू में। आरसीएल, लेकिन गाड़ी तो वहाँ पहुँची नहीं होगी। नहीं, RCL 57 है, 57 106 नहीं, आरसीएल होती, 57 रॉकेट नहीं, हाँ 57 RCL थी वो, 57 RCL। तो यू वोंट बिलीव कि नंगी टेकरी पे 10-11 बजे एक काले रंग का कुत्ता आके बैठता था, सामने हमें दिखाई देता था। एंड वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट, वी कुड नॉट किल इट। मतलब इट वाज अ वेरी फनी काइंड ऑफ थिंग कि यार इतना फायर किया उसके ऊपर, यहाँ तक कि वो केबल ने तो उसके ऊपर वो अपना एक आध बार RCL भी चला दी, लेकिन वी कुड नॉट किल दैट डॉग यार। ट्राइड अवर लेवल बेस्ट। मतलब भाई हम लोग तो वहाँ 6 दिन रहे, हमारी सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी वहीं हुई, क्योंकि वो तो बड़ा इनका बड़ा भारी होता। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द। और प्रीतम सिंह का तो सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह का तो आई जॉइंड बटालियन एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट इन मऊ। एक बार मैं क्लब में चला गया, PA के साथ में चला गया क्लब में, आधी बाजू की कैजुअल शर्ट पहन के, तो रिपोर्ट हो गई CO को, क्योंकि क्लब में आप ऐसे नहीं जाते। तो अगले दिन साहब मेरी पेशी हुई और CO ने, यू कैन इमेजिन दैट कि सेकंड लेफ्टिनेंट को जो है कमांडिंग अफसर ने बड़ी बुलशट मारी। तो बाहर सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह खड़े हुए, प्रेम सिंह खड़े हुए, ये बरली खालसा करीब 6 फुट का और ऐसा लंबा चौड़ा था। तो बुलशट खा के मैं बाहर निकला, आई वॉज इन ए वेरी बैड मूड एंड ऑल दैट। जब मैं बाहर आ गया तो प्रेम सिंह मुझे कहता साहब जी सत श्री अकाल, एक गल है फौज दे विच। अब मैं तो आई वॉज इन ए वेरी बैड मूड। कहता साहब किन्नी बेइज्जती हो जाए इज्जत बनी रहती है। तो आई लुक्ड एट हिम, मैंने कहा यार ये क्या बात है? कहते देखो साहब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਸਟਿਕ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? व्हाट ए ह्यूमर यार। वो बंदा ग्रेट था, वो बहुत, मतलब ही न्यू के हाउ टू cheer up young officer। यार ये बंदा इतनी बुलशट खा के आ रहा है, बाहर निकला।
कहता साहब फिर भी कितने भी आपको जूते पड़े हो लेकिन आपकी इज्जत बनी रहती है। After the operation was successful, it is a fact that the support of all arms, especially artillery, Sure. was extremely important for the success of this operation. And I must tell you that we as young officers could really reach our battery commander, Major C.M. Bhalla, Sure. for any kind of support चलो वो that we वो needed. तो खैर है, He was But- very good. बेसिकली तो बंदे ही हैं भाई चढ़ने वाले, And बेसिकली they delay the HR of Charlie Company was delayed. Upinder could not reach there in time. ये वो तो कंपनी का So मालिक। he called him and told him, Palla sir, 5 minutes over. Major Bhalla told him, he says, Upinder, 5 minutes तो है पर अगले 5 मिनट नहीं मिलेंगे. The point is that he did support. Very effective. Out of ordinary. Sure. And after the operation was over, then of course everybody was, because this was the only successful operation in the entire sector. It changed the entire face of the war in Punch. Sure. It gave himmat to the other formations to start launching attacks, whether at Daruchiya or at Akbar, or the attacks that were being planned in the area of 11 J&K Malaysia. Sure. It changed the thought process from defensive to offensive. तो बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। पुंछ का तो सारा वही कोई भी सक्सेस का बहुत फर्क वैसे ही मोरल पे पड़ जाता है सर। बहुत ज़्यादा, और वो जितना प्रेशर था वो सारा ख़त्म कर दिया एनिमी का, नहीं तो देखो बेसिकली ऑफ द रिकॉर्ड हमारे को जब हम गए थे पुंछ में, आई वाज ऑन द फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट, जब से मार्च से अप्रैल से लेकर टिल एक्सेप्ट आई वेंट ऑन 20 days लीव और सो, सर मतलब कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑफेंसिव. वी हैड क्लियर इंडिकेशन कि वी हैव टू कैप्चर दिस इन Nangiri Dekri. There was no Dilemma or confusion in your minds. We were very clear in our mind. सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा सर पूरा बैटल ऑफ नंगी टेकरी के बारे में जान करके, एंड आवर सिंसियर मोस्ट रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन 21 पंजाब जिन्होंने ये ब्रेवरी का एक्ट डिस्प्ले किया है सर। एवरीबडी हु वाज देयर इन दैट यूनिट उस दौरान, इवन अभी भी जो हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे हियर। That most of generation which participated in that battle is almost gone. Sure. यस And we were youngsters, second lieutenant, and we remain. But what they did, what they contributed, and they made our battalion an excellent outfit. हम लोग कमज़ोर हैं अपने इतिहास को ठीक तरीके से रखने के मामले में, बहुत कमज़ोर हैं हम लोग। सर Sure. विच आई पर्सनली फील कि अगर आप चाहते हो कि और भी लोगों को आगे मालूम पड़े क्या हुआ कैसे हुआ, तो दिस हैज़ टू बी डन। सर वही कोशिश है कि ये चीज़ें एक बार रिकॉर्ड हो जाएंगी तो शायद चलती रहेंगी, कुछ जो आज की जनरेशन है उनको पता लगेगा उस इतिहास के बारे में। एब्सोल्युटली। सर थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Kind of.